डेज का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 29। और इससे पहले हम फिज़िक्स के 3 लेक्चर कर चुके हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्ज़ाम में वो चीज़ें मैंने बता दिया था 3 लेक्चर में। तो थ्योरेटिकल यहाँ पे दिया हुआ है एल्यूशन में फिज़िक्स जो है, लेकिन हमें पूरा नहीं करना, जो करना है एग्ज़ाम के हिसाब से या जो प्रीवियस PYQ में आए हुए हैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया। बुक से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसी बुक से एल्यूशन जो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके PYQ एंड TCS के PYQ क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। तो तीनों की PDF फॉर्म भी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ पे आप पढ़ लेना। जैसे ही आपका जो टॉपिक कवर होता है, इससे पहले हिस्ट्री हो चुके हैं और पॉलिटी हम कर चुके हैं, तो उसका PDF फॉर्म भी वहाँ पे मिल जाएगा टॉपिक वाइज। तो एक बार जो है गो थ्रू कर लेना पूरा PDF फॉर्म को, ताकि ये है क्योंकि वो PYQ में आए हुए क्वेश्चन है आपका प्रीवियस एग्ज़ाम में, तो बस 2 चीज़ काफ़ी है। इसके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ आता है तो वो आपके लिए नहीं होगा, सभी के लिए होगा, ठीक है। तो 29 क्लास में टॉपिक हमारा रहेगा तरंग से हम स्टार्ट करेंगे, यानी वेव से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं थोड़ा बहुत हो सकता है साइंस में प्रॉब्लम हुई, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया होगा। चलिए, तरंग की अगर बात करें कितने टाइप की होती है, 2 होती हैं, एक मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल है, यानी यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? वे जो ठोस द्रव्य गैस अथवा गैस, तीनों में जो है ठोस द्रव्य गैस में संचरित होते हैं, उन्हें कहते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे भी 2 टाइप की होती हैं, अनुप्रस्थ होती है और अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। पॉइंट मेन क्या करना है, तरंग क्या होती है, 2 टाइप की होती है, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, जो ठोस द्रव और गैस में संचित होती है वो यांत्रिक। यांत्रिक भी 2 टाइप की होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा आपका अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ से क्या क्या आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलेगा तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है अनुदिश, यानी समांतर चलती है। किसके समांतर? माध्यम के कणों के समांतर दिशा के अनुदिश चलती है, वो होती है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगे। और अनुप्रस्थ में ये होता है, ये किसके होता है? कंपन करने की दिशा की लंबवत होती है। ये समांतर होती है, अनुदिश होती है, और ये लंबवत, बस दोनों में यही डिफरेंस है आपका, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण जो है वो नहीं होता, ये पॉइंट याद करना। और सेकंड पॉइंट बहुत बार आया है कि ध्वनि किस टाइप के तरंग है, अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो पॉइंट बोला जा रहा है वो नोट करना। पहला पॉइंट ये था, तरंगे जो है यांत्रिक अयांत्रिक। यांत्रिक के भी 2 टाइप है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का एग्जांपल क्या बोलेगा, ध्वनि बोलेगा, किस टाइप की तरंग है तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अनुप्रस्थ में क्या होती है, अनुदैर्ध्य में वो दिशा के अनुदिश होती है, या समांतर होती है, और अनुप्रस्थ में वो लंबवत होती है, बस ये पॉइंट नोट करना, ठीक है। बाकी अब थर्ड अगर बात करें, एक थर्ड टाइप के होते हैं। अब आते हैं अयांत्रिक तरंगों में। यांत्रिक तरंगे क्या होती है वो चीज़ ध्यान रखना है। देखो, यांत्रिक में हमने पढ़ा कि जो ठोस द्रव और गैस में संचरित होती है। अयांत्रिक में क्या होता है, जिसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो होती है अयांत्रिक तरंगे, ठीक है। और जो निर्वात में भी संचरित होती है, ठीक है। तो निर्वात में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ठोस द्रव्य ये उन्हें क्या कहते हैं, अयांत्रिक। बस यही थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वो किस टाइप की तरंगे होती है, यांत्रिक या अयांत्रिक? वो होती है अयांत्रिक, यानी सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, एक ही चाल से चलती है, जो प्रकाश की चाल के बराबर होते हैं, यानी उन्हें विद्युत चुम्बकीय या फिर अयांत्रिक तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ही अयांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती है, फोटोन की बनी होती है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, याद रखना। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य परिचय वो कितना होता है, 10⁻⁻14 से 10⁻+4 14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद करना है, क्योंकि अच्छा रहेगा। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ये बोलता है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, पॉल विलार्ड ने। ये थोड़ा बहुत इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो है इसको स्किप कर लेना और इसको स्किप कर लेना। इसके बाद ये जो थर्ड बॉक्स वाला पॉइंट है ये, क्योंकि बोलेगा कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की, ठीक है। बोलेगा नाभिकीय अभिक्रिया या फिर कृत्रिम रेडियो नाभिकीय अभिक्रिया में किसका यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ पे किसका, कौन सी किरणों का यूज होता है, गामा किरणों का, इस टाइप से। सेकंड पॉइंट है एक्स किरणें, तो एक्स किरणों की कौन, रॉन्जन ने किया था। और ये बोलेगा कि चिकित्सा और औद्योगिक चेक में किसका प्रयोग होता है, एक्स किरणों का। थर्ड होता है पराबैंगनी किरणें, बोलेगा सिकाई करने या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने या फिर बैक्टीरिया को नष्ट करने में कौन सी किरणों का यूज होता है, पराबैंगनी किरणें। तो इनका यूज भी इंपॉर्टेंट है और इनकी खोज किसने की थी। दृश्य विकिरण, यानी जिसकी खोज की थी न्यूटन में। बोलेगा हम वस्तुएं दिखाई पड़ती है, उसमें कौन सी तरंगे, दृश्य। तो दृश्य का मतलब देखना ही, तो ईजी हो गया। अवरक्त की किसने की, हर्सेल ने। बोलेगा कि ये किरणें क्या है, उसमें विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। या फिर इसका बोल सकते हैं कि कोहरे में जो है फोटोग्राफी करने या रोगियों की सफाई करने में रोगियों की सिकाई करने में बोलेगा किसका, कौन सी किरणों का यूज होता है, अवरक्त किरणों का,
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लघु तरंगे या फिर इन्हें हर्ट्जियन तरंगे भी कहते हैं। बोलेगा रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में किसका उपयोग, कौन सी तरंगों का यूज होता है, लघु तरंगों का। दीर्घ रेडियो तरंगे बोलेगा रेडियो और टेलीविज़न में दोनों का यूज होता है, ठीक है, दीर्घ भी और लघु भी। बट ध्यान देना, लघु का हेनरिक हर्ट्ज था और दीर्घ वाले का कौन है, मार्कोनी था। तो ये पॉइंट नोट डाउन करना, 3 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में पॉइंट यहाँ पे दिया है कि गामा किरणों का नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने। देखो खोज और नामकरण में इंपॉर्टेंट, गामा किरणों की खोज की थी पॉल विलार्ड ने और नामकरण दिया था रदरफोर्ड ने। 10⁻³ से 10⁻² मीटर की तरंगे सूक्ष्म तरंगे होते हैं। अब पॉइंट आता है कि ध्वनि तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे, अब नया टॉपिक हमारा हो जाएगा, कौन सा तरंगे, ध्वनि तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे 3 टाइप की होती है। एक होती है अवश्रव्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा प्राश्रव्य। सिर्फ क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति वाली जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है, अवश्रव्य। कितने, 20 हर्ट्ज से कम। बोलेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली तरंगे जो आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी होती है, श्रव्य तरंगे। बोलेगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी होती है, प्राश्रव्य तरंगे। इंपॉर्टेंट है कि क्या पॉइंट जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बोलेगा कि हम कौन सी वाली तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, वो है हमारा अपश्रव्य तरंगे। पहला पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट तो ये रखना। दूसरा, हम कौन सी तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, वो है अपश्रव्य तरंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है हम कौन सी तरंगों को सुन सकते हैं, श्रव्य तरंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है कि जो है हम कौन सी तरंगों को, एक प्राश्रव्य तरंगों को हम सुन सकते हैं, नहीं। बोलेगा जानवर यानी कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बोलेगा ये कौन सी वाली तरंगों को सुन सकते हैं, प्राश्रव्य तरंगों को, ठीक है। तो इतने पॉइंट यहाँ पे थोड़ा तीनों से ये पॉइंट हमारे बनते हैं ध्वनि तरंग से। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अब इनके यूज़ क्या बात करते हैं। जैसे बोलेगा प्राश्रव्य तरंगों का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। प्राश्रव्य तरंगों को जानवर लोग, जैसे जानवर लोग कह रहा हूँ, जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ मैंने बोल दिया था, है ना, क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की होती है। अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है, प्राश्रव्य तरंगों का यूज़ होता है संकेत को भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान या फिर घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से काली हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राश्रव्य तरंगों का, ठीक है। इनमें से कोई भी पॉइंट वो पूछ सकता है। अब आता है ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ठीक है। देखो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल निर्भर किस पे करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई क्वेश्चन पूछेगा ध्वनि की चाल निर्भर किसके पर है, 2 चीज़ों पे, एक हमारा प्रत्यास्थ था, दूसरा हमारा घनत्व हो गया। ध्वनि की चाल बहुत बार पूछा हुआ है, सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में, उसके बाद द्रव्य और फिर जो है गैस में। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, सबसे ज़्यादा, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। जल में कितनी होती है, 1483 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा होती है लोहे में, कितना होता है लोहे में, 5130 मीटर पर सेकेंड। इनमें से बोलेगा कि किस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, लोहे में। ठोस में इससे पहले हमने किया था ना, ठोस, तो लोहा भी ठोस है, तो उस टाइप से भी है ना। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या बदल जाता है, उसकी चाल भी बदल जाएगी और दूसरा उसका तरंग दैर्ध्य है। लेकिन क्या चीज़ हमारा चेंज नहीं होता है, आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ जो है चेंज नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है। सब पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। ओके, पहला पॉइंट ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती। सेकंड पॉइंट ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा लोहे में, कितना, 5130 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे जान तो आवृत्ति चेंज नहीं होती, बाकी तरंग दैर्ध्य और चाल जो है चेंज हो जाती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर। यही हमने इससे ऊपर वाले पॉइंट में किया था। ध्वनि की चाल का दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें यहाँ पे नोट कर। बाकी यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो किस में सबसे ज़्यादा चाल होती है, ये होता है एल्यूमिनियम। देख रहे हो, एल्यूमिनियम में। लोहे से भी ज़्यादा किस में होती है, एल्यूमिनियम में, 6430। उसके बाद आता है लोहा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या दिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हो जाएगा समुद्री जल, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा पारा, और ठीक है, पहले एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर जो है कांच हो जाएगा, और फिर जाके तीसरे नंबर पे लोहा। तो एल्यूमिनियम, कांच और लोहा, तो ये इतना याद नहीं करना, बट ध्यान रखना एल्यूमिनियम है सबसे ज़्यादा ऑप्शन में, फिर कांच, फिर लोहा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर समुद्री जल हो जाएगा, और फिर जो है फिर जल हो जाएगा। देखो माध्यम का ताप अगर बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर। बस ये ध्यान रखना कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है।
आर्द्रता की बात करें तो नमीयुक्त वायु क्या घनत्व, इस पॉइंट को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें कम टाइम में कवर कर सकते हैं। अब ध्वनि की जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड किस किस पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे, प्रबलता हो गया, सेकंड हमारा तारत्व होता है, दूसरा गुणवत्ता। तीनों का अलग अलग यूज है। जैसे प्रबलता यानी लाउडनेस क्या बताएगा, लाउडनेस देख रहे हैं ना, ध्वनि तेज़ आ रही है मंद धीमे आ रही है, ये बताएगा लाउडनेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड चीज पिच क्या बताएगा, पिच बताता है कि वो ध्वनि जो है वो मोटी आ रही है पतली आती है। बोलेगा कि ध्वनि की चाल, मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि ध्वनि मोटी है या पतली है, ये चीज़ किससे पता चलता है, पिच से यानी तारत्व से। बोलेगा ध्वनि तेज़ आ रही है धीमे आएगी, किससे पता चलेगा, प्रबलता से। इसके बाद आएगा कि थर्ड पॉइंट हमारा होता है क्वालिटी। क्वालिटी हम करते हैं ना, ये जैसे क्वालिटी है, तो अभी तो फ़िलहाल ध्वनि की क्वालिटी यानी माइक की क्वालिटी बहुत ख़राब आ रही होगी, बट फिर भी आप मैनेज कर लेना। क्वालिटी डिपेंड करती है जब समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, ठीक है। ध्वनि की गुणता देखो, ध्वनि का वह गुण, वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारत्व, यानी क्वालिटी में क्या होगा, क्वालिटी में बढ़िया होगी जब इक्वल हमारा दोनों रही जाता है, तो ध्वनि की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणत्व कहलाता है। बस ये थोड़ा बहुत ये है कि डिफरेंस करने के लिए है, ठीक है। क्वालिटी से पता चल रहा है कि कैसा क्वालिटी है, ठीक है। प्रबलता को भी बताएगा और तारत्व को। तो ध्वनि की इंटेंसिटी, ठीक है, माध्यम में किसी बिंदु की ध्वनि की जो तीव्रता है, इसे थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, वैसे नहीं आएगा। बट ये पॉइंट जो यहाँ पे दिया है ना बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आया हुआ है कि मनुष्य की अधिकतम जो श्रव्यता सीमा है कितने डेसिबल है, 95 डेसिबल तक वो सुन सकता है, और इससे अधिक अगर होता है तो मनुष्य नहीं सुन सकता। तो 95 डेसिबल तक आप मनुष्य जो है सुन सकता है, उससे ऊपर वो नहीं सुन सकता, ठीक है। क्वेश्चन आया भी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में रिलेशन क्या होता है। प्रबलता जो है वो बराबर होता है लॉग आई, आई होता है ध्वनि की तीव्रता, ये आप बोल सकते हो कि उसके अनुक्रमानुपाती होता है। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में अंतर हमने अभी कर दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा इसकी बोला। अब आता है प्रतिध्वनि। इको पता है ना, इको मतलब होता है साउंड का गूंजना होता है, ठीक है। ध्वनि तरंगे किसी पहाड़ या टकरा कर जब आता है तो हमें खुद की आवाज़ सुनाई देती है, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है जो श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, कितने मीटर, 17 मीटर। 17 मीटर या फिर कहीं पे 16.6 मीटर भी दे सकता है। बोलेगा तो कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड थर्ड चीज़ यहाँ पे, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा दूरी तक सुनाई देती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलिएगा कब ज़्यादा सुनाई देगी, दिन में या रात में, तो रात में। अब आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या बताता है, ये किसी जब वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक दल के कंपनों की आवृत्ति, कंपन को बताता है, बस बाकी चीज़ यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, कंपन को बताएगा, बस ये है। ध्वनि का व्यतिकरण का मतलब ये होता है जब समान आवृत्ति और आयाम की दो ध्वनियाँ एक साथ किसी बिंदु पर पहुँचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इसको ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं, जब दोनों ही एक ही पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पॉइंट रखना है, यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला यानी में पहुँचते तो तीव्रता जो है अधिकतम होगी, उसे कहेंगे समपोषी, ठीक है। और विनाशी मतलब जो वो तीव्रता न्यूनतम होगी। इसको थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो, जो चीज़ स्किप करने को बोल रहा है वो कर लेना, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य जो है 1 मीटर की कोटि का होता है, ठीक है। इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के कारण वो मुड़ जाती है, इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ध्वनि का मुड़ना ये होता है। डॉपलर इफेक्ट पूछ लेता है जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो क्या होता है, तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति जो है उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है, तो इसे कहते हैं डॉपलर। डॉपलर में क्या होता है कि ध्वनि थोड़ा बहुत अलग सुनाई देगी उसकी वास्तविकता से, ठीक है। मैक नंबर आपको पता है, ठीक है, मैक नंबर क्या होता है, बाकी ये स्किप कर सकते हो आप मैक नंबर को। प्रताप शॉक वे को भी थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो, स्किप कर लेना। अब आते हैं ऊष्मा को, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, नया टॉपिक हमारा रहेगा ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा यानी हीट, वह ऊर्जा जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु के में केवल तापांतर यानी टेम्परेचर, आप बताएंगे ना तभी तो हीट होगा, टेम्परेचर के कारण जो है स्थानांतरित होती है, यानी जब ऊर्जा जो है ऊर्जा जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल टेम्परेचर यानी तापांतर के कारण स्थानांतरित हो, उसे कहते हैं ऊष्मा, ठीक है। अब बात करते हैं किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पे। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या है,
W/Q बराबर जूल या W बराबर JQ। जे एक नियतांक है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, जे का मान कितना दिया, जे का मान होता है 4.186। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। जे का मान 4.186 जूल का पर कैलोरी होता है। इसका मतलब ये है कि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी, यानी 1 कैलोरी बराबर 1 जूल बराबर 4.186 जूल। 1 जूल बराबर जे का मान यहाँ पे दिया ना 4.86 जूल पर कैलोरी। 1 कैलोरी में इतना जूल हमारा रहेगा। ये टोटल इसका जूल पर कैलोरी का मतलब होता है 1 कैलोरी में इतना जूल हमारा रहेगा। ठीक है, 4.186 ये क्वेश्चन आया हुआ है, भी इंपॉर्टेंट है। अब ऊष्मा की मात्रा क्या क्या होते हैं? ऊष्मा की मात्रा कैलोरी होती है, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी ये। अब यहाँ पे विभिन्न मात्रकों के संज्ञक, जैसे एक BTHU, ठीक है, यानी बीटा थर्मल करके यहाँ पे दिया है, बीटा थर्मल यूनिट। तो 250 उसमें कितना होता है 252 कैलोरी। 1 कैलोरी में कितना होता है 4.186, अभी हमने ऊपर बनाया, और 1 किलो कैलोरी में इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट एक बीटा थर्मल वाले में ध्यान रखना 252 कैलोरी होता है। अब कैलोरी क्या होता है? कैलोरी मतलब होता है, कैलोरी में क्या होता है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कितना बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैलोरी। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी में कितना करने के लिए 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है, इसमें क्या होता है, इसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए ठीक है, 1 पॉइंट का जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाने के लिए। तो ये पॉइंट थोड़ा नोट करना। बाकी टेम्परेचर आपको पता है, और तापमापी में हम थर्मोमीटर में हम क्या नापते हैं, सेल्सियस में हम क्या नापते हैं। बस यहाँ पे अब थोड़ा बहुत इनको याद रखना। सेल्सियस पैमाना, ये जब पैमाने जो नापने वाले, सेल्सियस पैमाने में क्या होता है, हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो भाप बिंदु उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है, और इनके बीच की दूरी जो है 100 बराबर भागों में डिवाइड, क्योंकि 0 से 100 कितना हो गया 100 हो गया, और प्रत्येक भाग कितना होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 से लेकर 212, बस ध्यान रखना है। ठीक है, हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212, सेल्सियस में 0 से 100 हो गया, और रोमर में हमारा 0 से लेकर 80 हो गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, 0 से लेकर 80। तो 0 से 80 कितना हो गया 80 भागों में। 32 से 212 कितना हो गया, माइनस करोगे तो 180 बराबर भागों में। और कैलविन में जो है 273 से लेकर 373, टोटली माइनस करेंगे तो ये जो रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, और बहुत ईजी है। जैसे हमने सेल्सियस में 0 से 100 किया था, तो C माइनस 0 से 100। फ़ारेनहाइट में 32 से 180 किया था, ये यहाँ पे ये जितने डिवाइडेड भागों, जितना बराबर भागों में 0 से 100 किया था, 0 माइनस 0 जहाँ से स्टार्ट हुआ है, फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट हुआ था, और 180 जो है बराबर, रोमर 0 से स्टार्ट हुआ था 80 तक चला था, 80 है। कैलविन 273 से 373, ये नीचे बराबर भागे और ऊपर कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, अब आता है परम शून्य क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो। परम शून्य क्या होता है, यानी सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा होती है। किसी भी वस्तु का ताप जो है माइनस के 273.10 सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता, और इसी को कहते हैं परम शून्य ताप, जो कम से कम होगा। ठीक है, और कैल्विन पैमाने पे इसे 0 के लिखते हैं, मतलब 0 के बराबर आप बोल सकते हो, 0 कैल्विन बराबर आप बोल सकते हो माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप बोल सकते हैं 273.16 कैल्विन बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बस ये कर सकते हो। तो ये पॉइंट है। सेल्सियस को पहले सेंटीग्रेड या हमने यूनिट में कर लिया था, कैल्विन में हम डिग्री में नहीं लिखा जाता है, कैल्विन में ताप को डिग्री में नहीं लिखा जाता है, पता है आपको, सेल्सियस में लिखा जाता है। पारा जो है कितने पे जम पता है, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना स्टार्ट होता है, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल जो है -115 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो दोनों याद रखना, पारा माइनस के 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एल्कोहल माइनस के 150 सेंटीग्रेड पर जो है जमता है। तो आप देख रहे हो कितनी चीज़ें यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, बस आपको मेन पॉइंट नोट डाउन करता है। जब आप नोट डाउन करोगे, एक अलग से नोट्स बनाओगे ना, तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बुक में आप उन पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। अपनी बुक में मैंने किया हुआ है, ये तो आप PDF फॉर्म में कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बुक में मैंने उन पॉइंट को हाईलाइट किया है, क्योंकि ये है कि रिविज़न टाइम पर आप एक दिन में भी पूरी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, द्रव तापमापी क्या होता है, द्रव तापमापी में जो है पारा तापमापी जो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड से इतने के बीच में होता है। अब आता है पारा यानी मर्क्यूरी। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने। गैस तापमापी
ये थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो। अब आता है प्लेटिनम प्रतिरोधक तापमापी, इसको थोड़ा बहुत कर सकते हो। तापमापी इसे भी कर सकते हो। टोटल ठीक है इसको। अब आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो है विशिष्ट उष्मा, यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे हो, बॉक्स यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। जैसे बर्फ़ की विशिष्ट उष्मा जूल पर केजी केल्विन, जैसे बर्फ़ का होता है 2100, पारा का इतना, लेट का इतना, ये आता है। विशिष्ट उष्मा क्या होता है? विशिष्ट उष्मा मतलब होता है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं सी से। ठीक है, इसका मतलब जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जूल पर किलोग्राम केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये इसका मात्रक याद रखना किसका? विशिष्ट उष्मा का। अगर हम बात करें तो 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए 1 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बस थर्मल एक्सपेंशन का ये देख लेना, अल्फ़ा बीटा गामा का रेशियो क्या है। ठीक है, 1:2:3। आप बोल सकते हो बीटा बराबर 2 अल्फ़ा आप कर सकते हो। ठीक है, क्या बीटा बराबर 2 अल्फ़ा या फिर गामा बराबर 3 अल्फ़ा आप कह सकते हो। उष्मा का संचरण, इसको थोड़ा बहुत स्किप कर लेना क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा करना है। संवहन विधि यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, संवहन। ठीक है, संवहन क्या होता है? कन्वेक्शन। संवहन मतलब होता है इसमें उष्मा का जो संचरण है पदार्थ कणों की स्थानांतरण के कारण होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों में इसके स्थानांतरण से धाराएँ बहती है, जिसे संवहन धाराएँ कहते हैं। अच्छा, गैसों और द्रव्यों में उष्मा का संचरण जो है वो किससे होता है? संवहन द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। ठीक है, बोलेगा वायुमंडल किसके कारण गर्म होता है? संवहन विधि के द्वारा। बोलेगा गैसों और द्रवों में उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। ठीक है, तो कन्वेक्शन थोड़ा बहुत ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लेना। विकिरण क्या होता है? रेडिएशन। विकिरण क्या होता है? विकिरण मतलब होता है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से, बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल सीधी रेखा में संचरित होता है, उसे कहते हैं रेडिएशन यानी विकिरण। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोडिंग, इसको थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। किर्चॉफ लॉ थोड़ा बहुत आप कर लेना, किर्चॉफ लॉ। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार ये है, किर्चॉफ लॉ में क्या कहता है, इसके अनुसार जो है अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु जो है अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा, काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेंगी। ठीक है, ये किर्चॉफ लॉ कहता है यहाँ पे। ठीक है, स्टीफन का लॉ क्या कहता है? स्टीफन लॉ भी याद रखना कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ई जो है उसके परम ताप की, यानी ई जो है अनुक्रमानुपाती T⁴। ठीक है, वही ध्यान रखना। और यहाँ पे जो एक नेतांक यहाँ पे दिया सिग्मा वाला, इसे कहते हैं स्टीफन नेतांक। भाई स्टीफन का लॉ ये करना कि ई अनुक्रमानुपाती T⁴। और किर्चॉफ लॉ ये होता है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करते हैं तो काली वस्तु ज़्यादा चमकेगी अंधेरे में। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट यहाँ पे किर्चॉफ लॉ कहता है। बाकी त्रिक बिंदु, जहाँ पे तीनों ही ठोस द्रव गैस तीनों एक साथ पाई जाती हैं। गलनांक आपको पता है, हिमांक आपको पता है ठंडा। ठीक है, गलनांक और हिमांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक पॉइंट आपने नोट किया होगा, एक पॉइंट तो यह है कि गलनांक और हिमांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेकंड पॉइंट, जो ठोस से द्रव में बदलते हैं, बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ़ हो गया। ठीक है, अगर हम ठोस से उसे द्रव्य में करेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, उसका गलनांक क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाने पर घटता है। और जो ये पॉइंट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अशुद्धि मिलाने से जो है क्या होता है कि जैसे बर्फ़ में नमक मिलाते हैं तो गलनांक क्या होता है? कम होता है। क्वथनांक भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। संघनन की डेफिनेशन पूछा हुआ है बहुत बार, तो डेफिनेशन क्या होता है कि निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन। जैसे हमने ऊपर किया था ना, गलनांक और हिमांक और वो। ठीक है, पॉइंट हमने नोट किया था ऊपर अभी हमारा, गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। यहीं पे देखो क्वथनांक और संघनन जो है वो ताप जो है सामान्य होता है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट, दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने पे क्वथनांक घट जाता है। इंजन गुप्त उष्मा। ठीक है, गुप्त उष्मा कहता है किसी ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किए करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं गुप्त उष्मा। इसकी डेफिनेशन बहुत कभी कभी वो पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद वाष्पन की गुप्त उष्मा, इसको थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हैं इन पॉइंट को। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है,
ये वाला। यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तो पदार्थ के अहम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है Q बराबर ml हो जाएगा। इसका मात्रक याद रखना जूल पर kg हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ़ में कुछ नमक सोडा मिलाने पर इसका गलनांक जो है कम हो जाता है। मैंने बोला था कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण तो आपको पता ही है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर आपको पता है। अपेक्षित आर्द्रता, ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता का को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। और नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ाने पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, गर्म। एयर कंडीशनर की अगर बात करें, एसी की अगर बात करें, मनुष्य के लिए स्वस्थ और अनुकूल जलवायु के लिए जैसे ताप कितना होता है, 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता की बात करें वो 60% से 65 के बीच होना चाहिए। और वायु की जो गति है 0.75 मीटर पर मीटर से लेकर 2.5 तक होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक थोड़ा बहुत आप छोड़ सकते हो फिलहाल इससे, और दोष प्रकम छोड़ सकते हो। उष्मागतिकी का दूसरा नियम आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आता है तो इसको PYQ में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश भी हम थोड़ा यहाँ पे कवर कर लेंगे। देखो, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन होती है इसकी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इसके बीच में होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है कि तरंग दैर्घ्य जो इसकी वेव लेंथ है वो कहाँ से कहाँ कितने से कितने के बीच में होती है। इसके बाद आता है 1637 में किसने, दकाते ने प्रकाश की कणी का मॉडल प्रस्तुत किया था और स्नेल ने नियम का व्युत्पन्न किया था। इसके बाद 1678 में डच ने क्या किया था, विद क्रिस्टियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कब? 1378 में, ठीक है। इसके बाद 1850 में फूको द्वारा पर जब जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है, ये दर्शाया गया, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जल में प्रकाश की चाल वायु की प्रकाश की चाल में कम है। किसने बोला? ये फूका ने 1850 में। इसके बाद जो मेन पॉइंट है, प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचारित होती है, इसकी व्याख्या किसने की थी, क्लार्क मैक्सवेल ने। इसको थोड़ा बहुत अभी आप प्रकाश को लेकर थोड़ा बहुत इतना पॉइंट को आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा बहुत याद रखना कि प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत जो है किस पर निर्भर, किन किन गुणों की व्याख्या करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण। ये अभी हम आगे पूरा पढ़ेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ, ये अभी पीछे हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, नोट डाउन करना। प्रकाश भी जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण के, ठीक है, ये पॉइंट। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं करता है। प्रकाश, विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत हो गया। और ये दोनों सिद्धांत किसने दिए थे, आइंस्टीन ने, ठीक है। इनकी व्याख्या दोनों की किसने की, आइंस्टीन ने। अच्छा, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या होता है, पॉइंट होता है प्रकाश, लाइट। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, ये इसका फोटोन सिद्धांत कहता है, जिन्हें क्या कहते हैं, फोटोन। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ कण माना जाता है, इसे स्किप करो। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की, रॉमन ने की, बहुत बार आया हुआ है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत बार पूछा हुआ है। प्रकाश की चाल माध्यम की क्या होता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, माध्यम के अपमानक पर निर्भर करता है। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। और इसका फॉर्मूला क्या है, यू बराबर C/μ। ये होता है माध्यम में निर्वात प्रकाश की चाल और C होता है निर्वात में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करते हुए, जिन पे नोट डाउन टिक लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चंद्रमा से
परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड। और प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर कुछ यहाँ पे जैसे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है जिन्हें हम देख पाते हैं, जो प्रकाश से प्रकाशित होती है, यानी जैसे सूर्य विद्युत बल्ब होता है। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, स्वयं के प्रकाश से, उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, यानी लुमिनस बॉडीज़। उनमें आता है सूर्य और विद्युत बल्ब। सेकंड आता है हमारा अप्रदीप्त, मतलब होता है जो जिनके लिए जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे मेज़ कुर्सी, ठीक है, मेज़ कुर्सी, तो इनका खुद का प्रकाश नहीं है। पारदर्शक मतलब होता है जिनमें प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच और जल, इससे आर पार चली जा सकती हैं। अब यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बॉक्स देखो 3 × 10⁸, कांच में कितनी होती है 2 × 10, तारपीन में कितना होता है, जल में कितना होता है, नाइलॉन में कितना होता है, लेकिन इतना नहीं पूछता है, निर्वात और कांच याद रखना थोड़ा। अर्ध पारदर्शक मतलब क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग, अर्ध मतलब आधा ही भाग दिखता है, ठीक है, जैसे तेल लगा हुआ कागज़। अपारदर्शक मतलब जो दिखता ही नहीं, जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं जाते, जैसे धातु हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले हम प्रकाश का विवर्तन, यानी नेक्स्ट वाले हम यहाँ से कवर करेंगे डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट से। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है कंप्लीट ये हो जाएगा हमारा फिजिक्स वाला, ताकि नेक्स्ट उसके बाद जो है बायोलॉजी हमारा स्टार्ट हो जाए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो जिन जिन पे टिक किया हुआ है, जिन जिन पॉइंट को मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, उनको नोट डाउन कर लेना। एक ही बार में ज़्यादा नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे के अंदर नोट्स पूरे बन जाएंगे। बट उसे फिर मल्टीपल टाइम रिविज़न करोगे तो वहाँ पर बार बार जो है थ्योरेटिकल चीज़ें, यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बाकी नेक्स्ट वाले में हम डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ये सब चीज़ें कवर करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट में हमारा प्रकाश वाला बाकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। दर्पण हमारा उसी में हो जाएगा, और बाकी लेंस हमारे उसी में हो जाएंगे कवर। 1 सेकेंड, अगर कितना रह गया। इसके बाद हमारे जो कलर हो जाएंगे वो भी हो गया, ह्यूमन आई हो गया, ठीक है, और स्थित वैद्युत हो जाएगा पॉइंट नंबर 15। और विद्युत धारा, चुंबकत्व, शायद हो सकता है 2 क्लासेस और लग जाएं इसमें, बट कोशिश तो करेंगे कि अगले वाली क्लास में पूरा हो जाए। बट हो सकता है 2 क्लास, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2 क्लासेस और लग जाएंगी, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ा बहुत, केमिस्ट्री में थोड़ा कम लगेगा, केमिस्ट्री में हमें ज़्यादा नहीं लगेगा, बायोलॉजी में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लासेस लग जाएंगी। बट फिर भी ये है कि हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ये है कि जल्दी जल्दी याद करना है कि क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, चलिए बाकी मिलते हैं। यहाँ पे बैटरी भी ख़त्म हो गई, तो नेक्स्ट वाले में हम क्लास नंबर 30, 2 क्लासेस में हो जाएगा आपका फिजिक्स ख़त्म, फिर बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।